नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज आप लोग सभी लाइव जुड़िएगा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। आपके लिए 9 बजे होती है दोस्तों क्लास। जो ये साइकोलॉजी की क्लास है ये रात्रि 9 बजे होती है। आपको इस टेस्ट सीरीज़ के अंतर्गत प्रतिदिन 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं साइकोलॉजी के टेस्ट नंबर 2 की बात। टेस्ट नंबर 2 की बात आती है पीडीएफ की, तो आपको निःशुल्क दी जाएगी आप लोगों के लिए। वीडियो के ख़त्म होने के 1 से 1.5 घंटे के बाद में आपको इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों पीडीएफ के अतिरिक्त ही काफ़ी नहीं है, आप लोगों को वीडियो देखना है और प्रश्न को अच्छे ढंग से समझने के बाद आप लोग वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। हम अपने पहले इस टेस्ट की बात करेंगे। आज का ये जो टेस्ट है बहुत ही अद्भुत है, तो आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन डायरेक्ट स्क्रीन पर आप लोग देखिएगा। वालिकाओं की लंबाई अधिक बढ़ती है, तो दोस्तों किस अवस्था के अंतर्गत वालिकाओं की लंबाई ज़्यादा बढ़ती है? पूछा गया है। ऑप्शन दिए गए हैं कि भाई किशोर अवस्था के अंत में, बाल्यावस्था के अंत में, और बाल्यावस्था में, या फिर किशोर अवस्था के प्रारंभ में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब, यानी कि बालिकाओं की जो लंबाई है ना दोस्तों अधिक, वो याद रखना है आपको, बाल्यावस्था में ज़्यादा बढ़ती है। बाल्यावस्था में सबसे ज़्यादा बालिकाओं की लंबाई बढ़ती है। तो सबसे कम आपसे अगर बात किया जाए तो शैश अवस्था जो होती है ना हमारी शिशु की अवस्था, उस शिशु की अवस्था के अंतर्गत सबसे कम होती है। सबसे ज़्यादा हमारी बाल्यावस्था में होती है और शैश अवस्था की अपेक्षा किशोर अवस्था में ज़्यादा होती है। लेकिन आपको याद रखना है सबसे ज़्यादा पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। लॉक करेंगे आप लोग बाल्यावस्था को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 2। देखिएगा आपको 30 प्रश्न मिलेंगे, बहुत ही अच्छे सवाल मिलेंगे और आप लोग इन प्रश्नों को ठीक तरीके से आप लोग पढ़ते जाइएगा। दिवा स्वप्न एवं भाषा के कूटकरण की कौन सी अवस्था है? बताइए। वृद्धावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, या इनमें से कोई नहीं? दिवा स्वप्न की बात कर रहा है दोस्तों। ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें दिवा स्वप्न आते हैं, भाषा के कूटनीकरण की अवस्था होती है? तो आपको याद रखना है बिल्कुल किशोर अवस्था। किशोर अवस्था के अंतर्गत जो बालक बालिकाएं होते हैं ना, वो दिवा स्वप्न देखते हैं। ऐसे लगते हैं जैसे उनमें जो मतलब किशोर अवस्था जब बच्चे के अंतर्गत आती है तो वो रात्रि के अंतर्गत भी स्वप्न देखने लग जाते हैं। उनमें एक दूसरे के प्रति आकर्षण की भावना जागृत होने लगती है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ ध्यान दीजिएगा आप लोग। विकास के संबंध में सही कथन है। भाई ये प्रश्न जो है अपने विकास और परिपक्वता से संबंधित बहुत ज़्यादा प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। जो आपकी सीडीपी है यानी कि बच्चे का जो बाल विकास है, ये अपनी पहली यूनिट होती है, ठीक है ना, विकास के बारे में। और इस यूनिट से आपको कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिलेंगे। तो आप लोग याद रखिएगा विकास और परिपक्वता चैप्टर को बहुत ही अच्छे ढंग से क्लियर करके जाएंगे। मेरी जहाँ तक कोशिश होगी मैं सभी प्रश्नों को लेने की कोशिश करूँगा। तो पूछा गया है कि विकास के संबंध में सही कथन कौन सा है? तो देखिए विकास कुछ समय के बाद रुक जाता है। नहीं भाई, विकास तो एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास तो लगातार चलता रहता है, कंटिन्यूस प्रोसेस है ये तो ये बात तो परिपक्वता की हो गई। दूसरा दिया गया है वृद्धि, यानी विकास जो है वृद्धि का सूचक होता है। नहीं भाई, वृद्धि जो विकास होता है ना वो वृद्धि का सूचक नहीं होता, यानी कि ये कभी भी रुकता भी नहीं है और ये वृद्धि का सूचक भी नहीं है, इसको हम माप भी नहीं सकते। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। और दूसरा विकास का संबंध बाह्य परिवर्तनों से है, ये भी नहीं है भाई। विकास तो हमारा आंतरिक परिवर्तनों से संबंध रखता है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। विकास जो है संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन है, यानी कि बच्चे का जो चहुमुखी विकास माना जाता है, यानी कि शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, भाषा, जो भी विकास बच्चे के होते हैं चहुमुखी, वो क्या होता है? विकास के अंतर्गत आता है। क्लियर? तो ये चीज़ें आपको याद रखना है भाई। जो विकास होता है ना, ये सबसे हट के आयाम है। विकास के अंतर्गत ही परिपक्वता निहित होती है, न कि परिपक्वता में विकास निहित होता है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 4।
चलिए प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसका जवाब दीजिएगा कि विकास केवल एक ओर न होकर के चारों ओर होता है, यह सिद्धांत किसको बताता है? ये विकास के किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है कि विकास एक ओर न होकर के चारों ओर होता है, नहीं विकास बहुमुखी प्रक्रिया के अंतर्गत आता है? तो बताइए, समान प्रतिमान का सिद्धांत, ये भी आपका नहीं होगा। क्रमबद्धता, ये भी आपका नहीं होगा। सामान्य से विशिष्ट नहीं होगा। आपका राइट आंसर क्या होगा? वर्तुलाकार, क्योंकि विकास कैसा होता है? ये वर्तुलाकार होता है, रेखीय नहीं होता। विकास क्या होता है? वर्तुलाकार होता है। मैंने आपको टेस्ट नंबर 1 के अंतर्गत भी एक प्रश्न बताया गया था, ठीक है ना, कि भाई विकास से संबंधित कौन सा कथन बिल्कुल सही है, तो आपका वहाँ पे वर्तुलाकार थे, नहीं विकास आपका वर्तुलाकार होता है, न कि रेखीय, ठीक है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। जन्म के समय नवजात शिशु रोता है, भाई किसके कारण नवजात शिशु रोता है? जब बच्चे का जन्म होता है ना, तो वो नवजात शिशु होता है, वो रोता किस कारण से है? भय के कारण, वातावरण में परिवर्तन के कारण, या पीड़ा के कारण, या फिर भूख के कारण? तो देखिए, भय के कारण तो रोता नहीं है, बिल्कुल ये बात इसकी गलत है। पीड़ा के कारण भी नहीं रोता और भूख के कारण भी नहीं रोता, ये बिल्कुल इसके सटीक आंसर नहीं है। सटीक आंसर क्या होगा भाई? वातावरण में परिवर्तन के कारण। वातावरण में परिवर्तन के कारण हम जानते हैं कि जो विकास होता है ना, वो विकास क्या है? हमारे वंशानुक्रम और वातावरण का क्या है? प्रतिफल है। यानी वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का क्या है? प्रतिफल है या फिर गुणनफल है। याद रखना है आपको। H इंटू क्या हो जाएगा? एनवायरमेंट। तो ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में सेकंड ग्रेड में पूछा गया था, ठीक है ना, कि भाई निम्न में से क्या होगा संबंध? हेरिडिटी यानी वंशानुगत, या वंशानुक्रम, और एनवायरमेंट माने वातावरण या पर्यावरण। तो इस परिवर्तन के कारण बच्चा रोता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न को क्लियर कराने की कोशिश करूंगा मैं जहां तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां बिल्कुल एकदम अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको रट लीजिएगा। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, बहुत बार, कि भाई शेष अवस्था के अंत में किसी ग्रंथि के प्रभाव के कारण बालिकाएं अपने पिता के प्रति श्रद्धा भाव रखती हैं। ऐसा किस कारण से होता है? इलेक्ट्रा ग्रंथि, इसको इलेक्ट्रा कर लीजिएगा आप लोग, इलेक्ट्रा ग्रंथि, ठीक है, या फिर ऑडिपस ग्रंथि, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन। तो इस क्वेश्चन को आप लोग क्लियर करेंगे। यहीं पर बिल्कुल आपको याद हो जाना चाहिए कि भाई जो लड़कियां हैं ना, वो अपने पिता के प्रति तो आकर्षित किसकी वजह से होती हैं? इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण, ठीक है ना। यानी कि इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण लड़कियां अपने पिता के प्रति क्या करेंगी? प्रेम करेंगी। यानी पितृ प्रेमी ग्रंथि भी होती है, पितृ प्रेमी भावना जागृत होती है। और मातृ विरोधी, ठीक है ना, याद रखना, मातृ विरोधी भावना लड़कियों के अंतर्गत किसके कारण होती है? इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण होती है। तो इसका राइट आंसर तो ए हो जाएगा, याद रखें। और आपको ऑडिपस की बात यहाँ पर आती है, तो ये ऑडिपस जो ग्रंथि होती है ना दोस्तों, ये क्या होती है? लड़के जो होते हैं अपनी माता से ज़्यादा प्रेम करते हैं। लड़के किससे करेंगे? माता से प्रेम करेंगे। यानी कि इस जो ऑडिपस ग्रंथि है, इसको क्या कहेंगे हम? ऑडिपस ग्रंथि को याद रखना है, मातृ प्रेमी या फिर पितृ विरोधी भावना किसके कारण जागृत होती है बच्चे में? ऑडिपस ग्रंथि के कारण। और इलेक्ट्रा के कारण लड़कियां अपने पिता से प्यार करती है, और ऑडिपस ग्रंथि के कारण लड़के अपने माता से प्यार करते हैं। तो आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें पूछा गया है कि लड़कियां या बालिकाएं अपने पिता के प्रति श्रद्धा भाव इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण रखती हैं। उसके बाद आपको टेस्टोस्टेरोन याद रखना है, और ये प्रोजेस्टेरोन ये भी आपको याद रखना है। ये क्या चीज़ है भाई? ये निकलने वाले हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं। टेस्टोस्टेरोन ये किस में निकलता है? मादा के अंतर्गत निकलता है। मादा के अंतर्गत टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन ये दो हार्मोन्स निकलते हैं जो लैंगिक जलन को निर्धारित करते हैं। और प्रोजेस्टेरोन जो होता है हमारा, ये नर के अंतर्गत निकलने वाला हार्मोन्स होता है, एक लैंगिक हार्मोन होता है। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नंबर 7वां, बाल विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? सबसे ज़्यादा प्रमुख कारक पूछा गया है यहाँ पे। हालांकि बाल विकास को सभी प्रभावित करते हैं, तो देखिए राष्ट्र भी करेगा, समाज भी करेगा, वंशानुक्रम भी करेगा, और वातावरण भी करेगा, सभी करेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा पूछा गया प्रमुख कारक कौन सा है? चलिए आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वंशानुक्रम हो जाएगा। उसका रीज़न क्या है आप लोग सुन लीजिएगा,
क्योंकि ये वंशानुक्रम जो होता है अपने माता पिता से बच्चे के अंतर्गत जिन गुणों का आप स्थानांतरण होता है उनको हम क्या कहते हैं, वंशानुगमन लक्षण कहते हैं। ठीक है, और वो गुणसूत्र की वजह से होता है। गुणसूत्र में क्या पाए जाते हैं, जीन्स पाए जाते हैं, जिससे बच्चे में अपने माता और पिता के लक्षण निर्धारित किए जाते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला कारक वंशानुक्रम, हेरिडिटी जिसको हम बोलते हैं, हेरिडिटी। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, बालक का विकास वंशानुक्रम व वातावरण का क्या होता है। मैंने अभी आपको एक प्रश्न में बताया था कि भाई जो बालक का विकास होता है ना, और वो वातावरण, बालक का विकास वंशानुक्रम यानी कि वंशानुगमन और वातावरण या फिर पर्यावरण का क्या होता है, याद रखना है, गुणनफल होता है या प्रतिफल होता है। ठीक है ना। आपसे इस बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है भैया, वंशानुक्रम गुणा, गुणा क्या लिखते हैं हम, वातावरण लिखते हैं। ठीक है ना। क्या होता है कि बालक का विकास वंशानुक्रम और वातावरण का क्या है, गुणनफल है या प्रतिफल है। तो आपका राइट ऑप्शन सी लगाएंगे आप। अगला क्वेश्चन, चलो ये बताओ, ये क्या होगा, जीवन का सबसे कठिनतम काल किस अवस्था को माना गया है, गर्भावस्था को, शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को या फिर किशोर अवस्था को। और आपको ये भी देखो, ये जो परिभाषा थी ना दोस्तों, ये जीवन का सबसे कठिनतम काल आपको याद रखना है, किशोर अवस्था को माना गया था। ये परिभाषा किसने दी थी, किलपैट्रिक महोदय ने दी थी। किलपैट्रिक महोदय ने ये परिभाषा दी थी कि भाई जो किशोर अवस्था है वो जीवन का सबसे कठिनतम काल अवस्था मानी गई है। किलपैट्रिक ने दी थी, आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत बढ़िया धांसू लेकर के आऊंगा, टेंशन मत लीजिए, आपको एक से एक बढ़िया क्वेश्चन। बालक के अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, आपसे पूछा गया अस्थायी दांतों की संख्या। कंसेप्ट क्लियर करके रहना है आपको, एक प्रश्न के चक्कर में मैं आपको 3-4 प्रश्न याद करवा दूंगा। बालक के अस्थायी दांतों की संख्या पूछी गई है, चलिए बताइए। हाँ बिल्कुल सभी बताएंगे, सभी लाइक कर देंगे, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। प्रतिदिन आप लोग साइकोलॉजी की 9 बजे और राजस्थान जीके की आप लोग 8 बजे बिल्कुल लाइव में देखेंगे। ठीक है ना। और मैं साइकोलॉजी की क्लास को 1-2 दिन के बाद में मैं आपको लाइव कर दूंगा, बिल्कुल फेस टू फेस। थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो रही है, वो हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना। लेकिन राजस्थान जीके की क्लास आज आपको मिल जाएगी 8 बजे। चलिए प्रतिदिन आप लोग 8 बजे और 9 बजे बिल्कुल तैयार रहिएगा। अस्थायी दांतों की संख्या याद रखना दोस्तों कितनी होती है, 20 होती है। 20 होती है अस्थायी दांतों की संख्या। क्लियर। अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है। और ये किस अवस्था के अंतर्गत होती है, ये भी आपको याद रखना है, शेष अवस्था के अंतर्गत। बच्चे में अस्थायी दांत कितने होते हैं, 20 होते हैं। इसके साथ साथ आपको और भी याद रखने, बच्चे के स्थायी दांतों की अगर बात करें दोस्तों, केवल स्थायी दांत तो कितने होते हैं, ये होते हैं 27-28 दांत होते हैं। किस अवस्था में, बाल्यावस्था के अंतर्गत। ये भी आपको याद रखना है, बाल्यावस्था में 27-28 दांत बच्चे के स्थायी होते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा भाई प्रज्ञा दांत, प्रज्ञा दांत कितने होते हैं, प्रज्ञा दांत याद रखना है। प्रज्ञा दांत बच्चे में किस अवस्था में आते हैं, वो 32 दांत होते हैं। और वो कब आते हैं भैया, किशोर अवस्था के अंतर्गत आते हैं। ये भी आपको याद रखना है, किशोर अवस्था के अंदर। तो आपके 4 प्रश्न यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मज़ा आ रहा है तो दोस्तों आप लोग लाइक करेंगे वीडियो को। महिलाओं के जनन के कोश में, अर्थात जो अंडाणु होता है ओवम, उसके अंतर्गत निम्न में से कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं। चलिए ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पे बायोलॉजी आती है। आपसे पूछा गया कि जो महिलाओं का जो अंडकोश होता है, ओवम होता है, उन अंडाणु के अंतर्गत कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है। आपको एक चीज़, आप लोग इसका राइट आंसर कमेंट में करिएगा लाइव चैट के साथ साथ। देखिए जो आपका पुरुष होता है दोस्तों, पुरुष के अंतर्गत और महिलाओं के अंतर्गत भी, पुरुष और महिलाओं के अंतर्गत आपको 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, 40 यानी 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। उन गुणसूत्रों में से आपको याद रखना है 44 गुणसूत्र तो आपके कायिक गुणसूत्र होते हैं, जो शरीर का निर्धारण करते हैं। बच के कितने, 2। तो ये 2 जो गुणसूत्र होते हैं, पुरुषों के अंतर्गत तो पाया जाता है XY और महिलाओं के अंतर्गत पाया जाता है XX गुणसूत्र। याद रखना। तो बताओ इसमें से कौन सा होगा
आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बी आप लोग राइट क्लिक कर लेंगे। महिलाओं में केवल क्या पाया जाता है, एक्स गुणसूत्र पाया जाता है, केवल एक्स गुणसूत्र पाया जाता है, जबकि पुरुषों में क्या पाया जाता है, एक्स और वाई दोनों गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्लियर, चलिए क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, लाइक कर दीजिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। आनुवांशिकता से तात्पर्य निम्नलिखित में से किन से होता है। भाई आनुवांशिकता का मतलब क्या है बताइए आप लोग, किसे कहते हैं आनुवांशिकता। शुक्राणु तथा अंडाणु, डीएनए तथा आरएनए, गुणसूत्र तथा जीन्स, या सूत्री विभाजन तथा अर्धसूत्रण। तो याद रखना, मैंने आपको बताया था कि जो आनुवांशिकता होती है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंतर्गत, जो गुणसूत्र होते हैं, जो जीन्स होते हैं, उनका स्थानांतरण क्या कहलाता है, वंशानुक्रम या आनुवांशिकता कहलाती है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाता है, सी हो जाएगा। क्लियर, गुणसूत्र याद रख रहा है, गुणसूत्र में क्या पाए जाते हैं, जीन्स पाए जाते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुरुषों में सामान्य यौन गुणसूत्र होता है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, पुरुषों के अंतर्गत कौन सा यौन गुणसूत्र पाया जाता है, एक्स एक्स गुणसूत्र, एक्स वाई गुणसूत्र, या एक्स वाई वाई गुणसूत्र, या एक्स एक्स वाई गुणसूत्र। चलिए बताइए, कमेंट कीजिएगा, आप लोगों को पता है अच्छी तरीके से। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, पुरुषों की बात की गई है यहाँ पे, तो पुरुषों के अंतर्गत कौन सा होता है, एक्स वाई गुणसूत्र होता है। पुरुषों में कौन सा पाया जाता है, एक्स वाई गुणसूत्र पाया जाता है नर के अंतर्गत, और मादा के अंतर्गत लैंगिक निर्धारण करने के लिए क्या पाया जाता है, महिला में एक्स एक्स गुणसूत्र पाया जाता है। याद रखना, पुरुषों से एक हार्मोन निकलता है, मैंने अभी आपको बताया था, टेस्टोस्टेरोन। कौन सा निकलता है, टेस्टोस्टेरोन। और महिलाओं से वही कौन सा हार्मोन निकलते हैं, दो हार्मोन निकलते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14, अर्धसूत्रण या मेयोसिस की प्रक्रिया में, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है। ऑप्शन ए दिया गया है कि गुणसूत्र की संख्या जीन्स के बराबर होती है। बताइए, गुणसूत्र की संख्या में वृद्धि होती है, गुणसूत्र की संख्या में कमी होती है, या फिर गुणसूत्र की संख्या सतत होती है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बताइएगा। देखिए फिलहाल में मैं आपकी कमेंट नहीं पढ़ सकता क्योंकि ये लाइव प्रीमियरिंग है, आप लोग टेस्ट सीरीज दीजिएगा, आनंद लीजिएगा आप लोग, और अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक करके ज़रूर जाएं। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर कि भाई जो गुणसूत्र होते हैं ना उनकी संख्या में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। अर्धसूत्री जब विभाजन होता है ना दोस्तों गुणसूत्रों का, तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या में हमेशा कमी आएगी। ठीक है ना, अर्धसूत्री विभाजन के अंतर्गत, जिसको हम मेयोसिस प्रोसेस भी कहते हैं, उसमें गुणसूत्रों की संख्या हमेशा कम हो जाती है, बढ़ती नहीं है। अगला क्वेश्चन, चलो बताओ, बहुत बढ़िया। आनुवांशिकता के वास्तविक निर्धारक कौन होते हैं, आनुवांशिकता के वास्तविक निर्धारक होते हैं कोशिका, गुणसूत्र, न्यूरॉन, या फिर कोश शरीर। क्या होगा इसका राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 15। याद रखें, मैं आपको बता देता हूं, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आनुवांशिकता के अंतर्गत क्या पाए जाते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये गुणसूत्र हमारी वास्तविक निर्धारण करते हैं कि संतति किस प्रजाति से पैदा हुई है और ये बच्चा किसका है। और इस गुणसूत्र के अंतर्गत क्या पाए जाते हैं दोस्तों, जीन्स पाए जाते हैं। गुणसूत्रों में अंदर पूछे जाए तो क्या पाए जाएंगे, जीन्स पाए जाते हैं जो हमारी आनुवांशिकता को निर्धारित करते हैं। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए, बालक के विकास में महत्व है, बालक के विकास में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, वंशक्रम का, वातावरण का, ए व बी दोनों का, या किसी का भी नहीं। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। हमने आपको बताया था कि बालक का जो विकास होता है वो वंशक्रम तथा वातावरण दोनों का क्या है, गुणनफल है, यानी परिणाम है। ये परिभाषा किसने दी थी, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि भाई जो बालक का विकास है वो वंशक्रम तथा वातावरण दोनों का परिणाम है। ये परिभाषा, ये कथन किसने दिया था, आप लोग कमेंट करके बताइएगा।
तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा भाई। दोनों का ही तो क्या है, गुणनफल का परिणाम है बालक का विकास। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, दिवा स्वप्न में विचरण करने की कामना अत्यंत प्रबल किस अवस्था में होती है? अभी मैंने आपको बताया था दिवा स्वप्न के विचरण सबसे ज़्यादा बच्चे दिवा स्वप्न किस अवस्था के अंतर्गत देखते हैं एक दूसरे। अब आप लोग समझ गए, मैं आपको हिंट दे देता हूँ। बच्चे किस अवस्था के अंतर्गत एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं, बताइए। चलिए, तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 में आप लोग बी को लॉक कर देंगे। क्या हो जाएगा? बी आप लोग लॉक कर देंगे। सबसे ज़्यादा दिवा स्वप्न किशोर अवस्था के अंतर्गत। स्टैनले हॉल महोदय ने भी कहा था कि जो किशोर अवस्था है सबसे ज़्यादा झंझावातों की अवस्था मानी जाती है, तूफानों की अवस्था मानी जाती है किशोर अवस्था में, ठीक है ना। अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे। सृजनशील बालकों का लक्षण है समस्याओं के प्रति सजगता का भाव, गतिशील चिंतन का भाव, जिज्ञासा या अनमनीयता। क्या होगा इसका राइट आंसर? आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं जो सृजनशील बालक होते हैं उनको हम रचनात्मक बच्चे भी कहते हैं, जो लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से, लर्निंग बाय डूइंग यानी खुद करके सीखते हैं। लर्निंग बाय डूइंग, बताओ क्या होगा? सृजनशील बालक क्या लक्षण है? जिज्ञासा। क्या हो जाएगा? जिज्ञासा हो जाएगा। उनके अंतर्गत हर चीज़ को जानने की इच्छा होती है और वो खुद उसको करना सीखते हैं। राइट आंसर आपका सी लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको यदि स्पीड में प्रॉब्लम आ रही तो मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। चलो, क्रोध संवेग के कारण उत्पन्न प्रवृत्ति है, क्रोध संवेग के कारण उत्पन्न प्रवृत्ति कौन सी होगी? चलिए बताओ। तो आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। चलो, क्रोध संवेग के कारण जो उत्पन्न आपकी प्रवृत्ति होती है उसको हम युद्ध प्रियता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? युद्ध प्रियता, या फिर उसको हम क्या कहते हैं? युयुत्सा। युयुत्सा याद रखना है। ये दोनों ही शब्द आपको अगर एग्जाम में मिल जाए आपका सही होगा ऑप्शन सी। क्रोध के कारण यानी कि जब व्यक्ति के अंतर्गत क्रोध आता है तो उसमें जो मूल प्रवृत्ति होती है वो युयुत्सा होती है, युद्ध करने की इच्छा, युयुत्सा कहलाती है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, 20वां। चलो, बालक बालिकाएं अपने जीवन में किसी अन्य को आदर्श के रूप में स्वीकार करते हैं, वह किस अवस्था में होता है? दोस्तों बता दीजिए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी बच्चे क्या करते हैं? नायक पूजा करते हैं। किस अवस्था में करते हैं नायक पूजा? आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा प्रश्न को अच्छे से, कि बालक बालिकाएं अपने जीवन में किसी अन्य को आदर्श के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, यानी बच्चे नायक पूजा करना प्रारंभ कर देते हैं। किस अवस्था की बात की गई है दोस्तों? आपका राइट आंसर हो जाएगा किशोर अवस्था। किसमें? किशोर अवस्था के अंतर्गत बच्चे नायक पूजा करने लग जाते हैं, किसी को अपना आदर्श के रूप में मान लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग बताएंगे, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इस प्रश्न पर आप लोग। समान आयु स्तर के बालक बालिकाओं का बौद्धिक स्तर अलग अलग होता है। कि भाई कोई भी बच्चा, दो बच्चे हैं या फिर दो बालिका हैं, दो बालक हैं, उनकी आयु तो समान है लेकिन उनका जो बौद्धिक स्तर है, उनकी जो IQ है वो अलग अलग होती है। ये कथन किसका है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। चलिए, क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? आंसर होगा आपका हरलॉक। किसने कहा था? श्रीमती हरलॉक ने कहा था कि भाई जो समान आयु स्तर के बालक बालिका है उनका बौद्धिक स्तर अलग अलग हो सकता है। आयु समान हो सकती है लेकिन उनका जो बौद्धिक स्तर है वो अलग अलग होगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए, बालक का सामाजिक कृत्य निम्नलिखित तकनीकी से निर्धारित होता है। भाई सामाजिक जो कार्य है वो किस तकनीकी के माध्यम से निर्धारित किया जाएगा? बताओ। देखो, साक्षात्कार के माध्यम से हम समाज के कृत्यों को नहीं अपना सकते। नाम दिख रहा है सामाजिक कृत्य के बाद, मतलब सीधी सी बातें आपको यहाँ पे बिल्कुल सीधा सीधा दिख रहा है, समाज मिति तकनीकी। क्या हो जाएगा? समाज मिति तकनीकी के माध्यम से। ओके,
चलिए अगला प्रश्न आप लोग देखिए 23वां। बालकों में सौंदर्य अनुभूति विकसित करने का आधारभूत साधन क्या है? भाई बात कर रहा है सौंदर्य अनुभूति की, सुंदरता को अनुभव करने की बात की गई है यहाँ पे। तो उसको विकसित करने का कौन सा मूलभूत साधन है, कौन सा आधारभूत साधन होगा? तो याद रखना है आपको प्रकृति अवलोकन। प्रकृति अवलोकन के माध्यम से हम सौंदर्य अनुभूति विकसित करने का एक तरीका ढूंढ सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। किशोर अवस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। किशोर अवस्था की प्रमुख विशेषता, देखो किशोरों में संवेग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एक तो क्रोध, काम, प्रलोभन, ये बहुत सारे जो संवेग है ना, ईर्ष्या, ये संवेग बच्चे के अंतर्गत बहुत ज़्यादा होते हैं किशोर अवस्था में। कल्पना की बाहुलता, मैंने आपको बताया कि बच्चे दिवा स्वप्न और कल्पना चिंतन बहुत ज़्यादा करते हैं किशोर अवस्था में। समायोजन का अभाव, समायोजन का अभाव तो नहीं, इसमें किशोर अवस्था में समायोजन का अभाव पाया जाता है, लेकिन समायोजन सबसे ज़्यादा किस में होता है? वह संधि काल में होता है, किशोर अवस्था से पहले ही हो जाता है वह संधि काल में, ठीक है ना। तो आपके ये तो है, लेकिन संग्रह की प्रवृत्ति नहीं होती भाई। किशोर अवस्था की संग्रह की प्रवृत्ति किस में पाई जाती है? शैशव अवस्था के अंतर्गत पाई जाती है। शैशव अवस्था में जैसे बच्चे को हम खिलौने दे देते हैं तो खिलौनों को इकट्ठा करने लग जाता है, समझ में आ गया ना। तो इसका मतलब कलेक्शन की जो नेचर है, संग्रह की प्रवृत्ति है, वो किशोरों में नहीं पाई जाती, वो शैशव अवस्था में पाई जाती है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। जन्म के समय बालक की स्मरण शक्ति होती है अधिक, अत्यधिक, बहुत कम या कम? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं अच्छी तरीके से। जन्म के समय बच्चा की जो स्मरण शक्ति है ना भैया, वो बहुत कम होती है। बच्चा क्या जानता है? कुछ नहीं सोच सकता। सिर्फ बच्चा हमें अपने संवेगों के माध्यम से, बच्चा रो करके, बच्चा हंस करके हमें महसूस करा सकता है कि बच्चे को भूख लगी हुई है, बच्चे को कुछ पीड़ा हो रही है। तो इसका मतलब बच्चों में स्मरण कुछ भी याद नहीं रहता, बच्चे को बहुत कम स्मरण शक्ति पाई जाती है। सी लगा लीजिए आप लोग, याद रखें। एक एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग डेली पढ़ेंगे। 10,000 प्रश्नों की सीरीज़ मैं आपको करवा के रहूँगा दोस्तों। रीट की परीक्षा तक 6 महीने के अंदर आप देखना, अपना स्कोर चमका देंगे हम। चलो बताइएगा क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। संवेगों को प्रशिक्षित करने की सबसे उत्तम विधि, संवेगों को प्रशिक्षित करने की सबसे उत्तम विधि कौन सी है? सर्वोच्च विधि कौन सी है? परिश्रमशीलता, दमन, रेचन या मार्गांतीकरण? तो आपको याद रखना क्या होगा? रेचन कहलाता है वो। संवेगों को प्रशिक्षित करने की सबसे सर्वोच्च विधि मानी जाती है रेचन, ठीक है ना। सी लगाइएगा आप लोग इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 में भाई बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आत्मगौरव की भावना सर्वाधिक पाई जाती है। आत्मगौरव की भावना सर्वाधिक पाई जाती है किस उम्र में पाई जाती है? आत्मगौरव यानी अपने आप को प्रतिष्ठित करना, ठीक है ना, अपने आप को प्रतिष्ठित करना। याद रखें किस में होता है? किशोर अवस्था के अंदर होता है, किशोर अवस्था के अंदर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। चरित्र निर्माण में निम्नांकित कारक सहायक नहीं है। बताओ चरित्र के निर्माण में इनमें से कौन सा जो कारक है वो इसमें हेल्प नहीं करेगा? आदत होगी, इच्छा, अनुकरण या फिर निर्देशन? बताओ भाई। देखो आदत जो होती है ना बच्चे के अंदर, वो खुद की होती है। इच्छा भी किसकी होती है? खुद की होती है। बच्चा अनुकरण करके भी चरित्र का निर्माण कर सकता है, लेकिन निर्देश, याद रखना है, निर्देश दूसरे के द्वारा दिए गए निर्देश, ये चरित्र निर्माण में सहायक नहीं हो सकते। ओके, ऑप्शन डी राइट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 29। चलो बताओ, सबसे सीधा सवाल है, सबसे सिंपल प्रश्न है, आसानी से कर सकते हैं कि बालक का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक और संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णता को प्राप्त होता है। यानी कि इन चारों ही विकास जो आपके दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, वो पूर्ण हो जाते हैं, इनका पूर्ण विकास हो जाता है। किस अवस्था की बात की गई है दोस्तों? तो याद रखना वो क्या हो जाएगा?
अच्छे से याद रखना है इस प्रश्न को। बच्चे के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास आपके किशोर अवस्था में पूरे हो जाते हैं। ठीक है ना। ओके, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, बिल्कुल लास्ट है आपका, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको फ्री मिलेगी, ठीक है ना। आपको हर सब्जेक्ट के 200 मॉडल पेपर में आपको करवाऊंगा और 200 मॉडल पेपरों की पीडीएफ भी आपको क्या मिलेगी, बिल्कुल फ्री मिलेगी। आप लोग टेलीग्राम चैनल पे दोस्तों को जोड़ते जाइएगा, यूट्यूब चैनल से भी जोड़िएगा और क्लास बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। किस आयु के बालक में समय, दिन, दिनांक एवं क्षेत्रफल संबंधी अवबोध का विकास हो जाता है? कि बच्चा आज कितनी तारीख हो गई, इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, इसकी आकृति कैसी है, ये सब बातें बालक किस उम्र के अंतर्गत जानने लग जाएगा? बताइए, 16 वर्ष में, 9 वर्ष में, 6 वर्ष में या 12 वर्ष में? लास्ट प्रश्न है, बिल्कुल सभी जय महाकाल की लिख देंगे आप लोग। सभी को हमारे YouTube चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। पढ़ते रहिएगा, बढ़ते रहिएगा आप लोग। तो याद रखें आप लोग, क्या हो जाएगा इसका? समय, दिन, दिनांक और क्षेत्रफल संबंधी अवबोध का विकास किस में हो जाएगा? आपका 16 वर्ष की उम्र के अंदर हो जाएगा। इसका मतलब ये किशोर अवस्था की बात की गई है, किशोर अवस्था की बात की गई है आपसे, ठीक है ना। ये 16 वर्ष की उम्र होती है, ठीक है ना, 16 वर्ष। तो आप लोगों को दोस्तों इसके आंसर नीचे मिल जाएंगे, आपको इसके आंसर नीचे मिल जाएंगे। यदि कोई आंसर की में प्रॉब्लम आती है तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आप लोगों को यहाँ पे आंसर दिए गए हैं, इस पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें भाई दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें यदि आप लोग बेहतर कंटेंट हमसे चाहते हैं तो, ठीक है ना। अपने दोस्तों को शेयर भी बिल्कुल कीजिएगा, बिल्कुल टाइम के प्रति। आपकी 8 बजे आपकी राजस्थान जीके होगी, राजस्थान जीके आपकी 8 बजे होगी, नाइट में लाइव होगी, बिल्कुल आज ही होगी। प्रतिदिन आप लोग पढ़ेंगे। और हिंदी पेडागॉजी भी मैं आपको लेकर आऊँगा दोस्तों, हिंदी पेडागॉजी भी मैं 5 बजे स्टार्ट कर दूँगा 1-2 दिन में। ओके, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।